238 के लेवल्स पर लिस्टिंग। लेकिन आइए 2023 आउटलुक की तरफ मुड़ते हैं और जहां बाजार में लगातार हम देख रहे हैं नए साल के स्वागत के लिए सिर्फ चंद घंटे ही बचे हैं। नए साल में बाजार को लेकर आपको क्या रणनीति रखनी चाहिए, इस पर फंडामेंटल आउटलुक लेकर हमारे साथ लगातार दिग्गज जुड़ते हैं। आज हमारे साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मिहिर वोरा जुड़ गए हैं। मिहिर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। भारतीय बाजार के लिए 2022 का साल जो है मिहिर, हमने इनफैक्ट रिवेंज एक बड़ा वर्ड है जिसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रिवेंज टूरिज्म, रिवेंज कंजम्पशन 2021 में जो ख्वाहिशें रह गई थी लॉकडाउन के चलते, 2022 में कंजम्पशन, कंज्यूमर्स, लोगों ने वो सारी ख्वाहिशें पूरी की और इसी के चलते हमने देखा है, चाहे फिर ग्रामीण भारत हो या फिर अर्बन मार्केट हो, एक्शन डिमांड बड़ी है। आप 2022 को कैसे देखते हैं? नमस्कार, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर एंड आपके और आपके व्यूअर्स को 2023 के बहुत अच्छे अच्छे गुड विशेस, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू, थैंक्स मिहिर, प्लीज गो अहेड। यस, तो आपने रिवेंज की बात करी, एक और रिवेंज भी रह गया, जो रिवेंज शेयर बाइंग किया है रिटेल इन्वेस्टरों ने ये साल में। जिस तरह से FII सेलिंग को काउंटर किया है डोमेस्टिक बाइंग में, वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट था 2022 का। तो एक इंडियन इक्विटी मार्केट्स वैसे तो 4 या 5% का रिटर्न्स दिया है ये कैलेंडर ईयर में, लेकिन वो जो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। बट आप अगर वैश्विक बाजार देखें, US, यूरोप, बाकी सब चाइना वगैरह देखें, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया ने, एंड दैट इज इन अ ग्रेट पार्ट अट्रिब्यूटेबल टू द रिटेल इन्वेस्टर। मेरे ख्याल से 2023 में भी ये जो रिटेल सेविंग्स, फाइनेंशियल सेविंग्स का जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। तो एज लॉन्ग एज कोई बड़ी सेलिंग नहीं आती FIIs की, सो फ्लोज वाइज मार्केट के लिए ये अच्छा रहेगा। दूसरा एक हम ट्रेंड देखें तो 2023 में भी इंडियन इकोनॉमी जो है वो बाकी सब ग्लोबल इकोनॉमीज के कंपैरिजन में काफी अच्छा ग्रो करेगी। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अबाउट 6% का GDP ग्रोथ आएगा नेक्स्ट ईयर FY24 का। और अगर आप ग्लोबल GDP ग्रोथ देखें तो करीबन एक्सपेक्टेशन 2% के हैं। US वगैरह भी जो है 0 to 2% के रेंज में ही है। यूरोप वगैरह, यूरोप तो शायद नेगेटिव GDP ग्रोथ भी दिखाएगा। तो रिलेटिवली अगर हम देखें, अगर कहीं भी इन्वेस्ट करना है ग्लोबली पैसा, तो इंडिया नंबर 1 या नंबर 2 डेस्टिनेशन मुझे लग रहा है। तो ये जो लास्ट पिछले कई महीने में हमने FIIs की जो सेलिंग देखी है, वो मुझे नहीं लगता कि FI जो नेक्स्ट ईयर है उसमें कंटिन्यू रहेगा। मेरे ख्याल से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अगेन रिटर्न करेंगे इंडियन बाजार को, एंड फंडामेंटल तो अच्छे ही हैं, तो एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस लेके चलना चाहिए। आज आप समय दे रहे हैं ET नाउ स्वदेश को। साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और बाय द वे वैसे आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, पहले भी आप लगते ही थे, लेकिन आज आपकी जैकेट बहुत बढ़िया लग रही है, कलर बहुत अच्छा है और आपकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है सर। बहुत प्यारी आपकी जैकेट लग रही है मिहिर, आज आपने जो डाल रखी है। अरे मिहिर, मेरा ना बिल्कुल एक देसी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा सपाट क्वेश्चन है। भारत में अगले साल क्या चलेगा, कौन से शेयर हमको खरीदने चाहिए? बिल्कुल, तो जैसे ही मैंने कहा उसका लॉजिकल एक्सटेंशन है कि जब हमें ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी वैश्विक इकोनॉमी से बेटर परफॉर्म करेगी, तो उसमें जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं वो डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करने चाहिए। सो एक सेकंड, मेरे साथ कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड होल्ड करें। हाँ जी, एम आई क्लियर? 2 सेकंड लीजिए, 3 सेकंड लीजिए। हाँ जी, तो जो डोमेस्टिक बिल्कुल क्लियर सर, बताइए। हाँ जी, तो जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल से बेटर परफॉर्म करेंगे, और डोमेस्टिक सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग। तो जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो रही है, जिस तरह से बैंक्स का प्राइसिंग पावर और मार्जिन्स का डेमोन्स्ट्रेशन आ रहा है, और जो एसेट क्वालिटी है बैंक्स के, वो भी इंप्रूव होने के जो साइंस हैं, उसकी वजह से सबसे बड़ा 40% निफ्टी में वेट वाला जो सेक्टर है बैंकिंग, वो एक तो पॉजिटिव व्यू से लेके चल रहे हैं। वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव हो गए कंपेयर टू द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट हमें ये भी देखना है कि जो प्री कोविड लेवल्स हैं उसके कंपैरिजन में अभी भी बैंकिंग वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव नहीं हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है मार्केट का जो हम पॉजिटिवली टेक कर रहे हैं, ओवरवेट जाके कर रहे हैं 2023 में। और दूसरे जो सेगमेंट्स हैं जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स का सपोर्ट आने की उम्मीद है, वैसे अभी जो ट्रैक्शन हमें दिख रही है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ज्यादा दिख रही है।
प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स में अभी कम दिख रही है, बट उम्मीद यही है कि जिस तरह से गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे रही है, तो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। पीएलआई स्कीम्स है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये जो कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन वाला जो सेगमेंट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स वाला जो सेगमेंट है, वो भी हमें लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ओवरऑल अगर थीम देखें तो एक बैंकिंग, डोमेस्टिक रिवाइवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, और कंजम्पशन मेरे ख्याल से एक बेस लेवल पे चलता रहेगा। तो ये एक डोमेस्टिक थीम लेके हम चल रहे हैं। मॉर्निंग मीर, लास्ट टाइम जब हम आपसे बात कर रहे थे और ये बात काफ़ी हद तक ये फैक्ट्स टेबल पर आए भी कि जो रूरल रिकवरी है उसमें अपटिक दिख रहे हैं, उसके साइंस दिख रहे हैं, और आप भी बात कर रहे थे के शेप रिकवरी की, और टू व्हीलर सेगमेंट को हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे थे, रूरल कंजम्पशन इन डिफरेंट पॉकेट्स, चाहे वो टू व्हीलर्स हो चाहे एफएमसीजी हो, इनको डिस्कस कर रहे थे। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट, हालांकि ये प्रीव्यू फिगर्स ही हैं, जो ऑटो नंबर्स हम एक बार तैयार कर रहे थे उसमें एक बार के लिए एंटिसिपेशन ऐसी दिख रही है कि जो टू व्हीलर में रिकवरी के साइंस थे, अपटिक के जो साइंस थे, वो कहीं ना कहीं सेल्स में कन्वर्ट नहीं होते हुए दिखाई दिए दिसंबर में। आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या कन्विक्शन बन रही है टू व्हीलर सेगमेंट पे, टू व्हीलर ऑटो सेगमेंट पे? आपने बिल्कुल सही कहा कि एज ऑफ नाउ रूरल जो डिमांड है वो अभी भी पिकअप नहीं हो रही है। इनफैक्ट ओवरऑल अगर देखें तो अभी भी जो के शेप की हमने बात की, वो के शेप में अभी भी जो प्रीमियम सेगमेंट्स है उसमें बेटर डिमांड दिख रही है। जैसे कि कार्स में भी लो एंड कार्स नहीं बिक रही हैं, हाई एंड कार्स बिक रही हैं। जो लो एंड रिटेलर्स हैं, जो टियर 2 टियर 3 वाले रिटेलर्स हैं, आपके चैनल में भी आए थे और काफी दूसरी चैनल में भी बात कर रहे हैं, तो जो टियर 3 और टियर 4 टाउन्स में इतनी रिकवरी अभी तक नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम सिल्वर लाइनिंग देखें या ग्रीन शूट्स देखें, तो अब जाके जो रूरल इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट होते जा रहा है। लास्ट ईयर हमने देखा 2022 में कि इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रही थी, तो इन्फ्लेशन जो पुअर होता है उसको सबसे ज्यादा हिट करता है। बट अब हमें लग रहा है कि वर्स्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इज ओवर, खास करके फूड इन्फ्लेशन, काफी सारे फूड कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो वो अगर इन्फ्लेशन मॉडरेट होगी तो मेरे ख्याल से पहले या दूसरे क्वार्टर नेक्स्ट ईयर के उसमें हमें रूरल डिमांड की उम्मीद है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो टू व्हीलर शेयर्स खास करके वैल्यूएशन वाइज तो चीप है ही, और अगर थोड़ी डिमांड बेनिफिट आ जाती है तो ये सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। एज ऑफ नाउ हम तो अंडरवेट ही है, हमारा कुछ खास एक्सपोजर नहीं है टू व्हीलर्स में, बट दिस इज अ स्पेस जहां पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं और हम उसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं फॉर एनी साइंस ऑफ रिकवरी। 2023 में बैंक्स और फाइनेंशियल्स का पलड़ा कितना भारी रहेगा, क्योंकि 2022 के सेकंड हाफ में जो मजबूती हमने बैंक्स और फाइनेंशियल स्पेस में देखी है, बी इट पीएसयू या फिर प्राइवेट बैंक स्पेस, लगातार अच्छे क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में बढ़त है, और ताज़ा रिपोर्ट आरबीआई की जो स्टेबिलिटी पर आई है उनका भी ये कहना है कि एनपीएज में हम देख रहे हैं 7 साल के निचले स्तरों पर बैंक्स के एनपीएज नजर आ रहे हैं। तो पॉजिटिव ट्रिगर्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन 2023 के लिए क्योंकि इतने चल गए हैं, कैसे देखेंगे बैंक्स और फाइनेंशियल्स को? बिल्कुल, इसमें जस्ट बिकॉज कोई सेक्टर चल गया है उसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में नहीं चल सकता है। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल का क्लीन अप किया है बैंकिंग सिस्टम ने, और 2020 और 21 में एक्चुअली सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया था। तो अब 2022 में अच्छा चले वो तो एक तरह से कैचअप हो रहा है। और सबसे बड़ी बेनिफिट जो बैंक्स को है, खास करके बैंक्स विद अ लार्ज रिटेल फ्रेंचाइज, ये बेनिफिट है कि अब जिस तरह से लिक्विडिटी टाइट हो रही है और ब्याज के दर बढ़ रहे हैं, तो एक जो बैंक्स को डिपॉजिट गैदर करने की जो क्षमता होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो लार्ज रिटेल बैंक्स हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, जिस तरह से उन्होंने डिपॉजिट गैदरिंग फ्रेंचाइज बनाई है लास्ट कई सालों में, तो वो अब उनको बहुत फायदा दिखेगा। तो उसमें ये होने की उम्मीद है कि जो बैंक्स है विद गुड लायबिलिटी रिटेल डिपॉजिट फ्रेंचाइज, वो एक्चुअली आउट परफॉर्म करेगी विद इन द बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो। क्रेडिट ग्रोथ तो हो ही रही है, और जो बोरोवर्स है खास करके एनबीएफसी वगैरह, वो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि लिक्विडिटी टाइट रहेगी। तो विद इन बैंकिंग मुझे लग रहा है कि जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो बेटर परफॉर्म करेंगी, और जो अदर फिनेंशियल्स है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एनबीएफसी हो या से एसेट मैनेजमेंट हो या ब्रोकिंग हो, वो शायद अंडर परफॉर्म करे कंपेयर टू बैंक्स। तो विद इन बैंक मेरे ख्याल से विद इन द फाइनेंशियल्स बैंक्स को ज्यादा देखना चाहिए, और क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक रिवाइवल हो रही है, प्राइसिंग पावर है, और लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, और एनपीए के इश्यूज नहीं है। तो काफी सारे टेलविंड्स हैं।
वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा अभी भी प्री कोविड लेवल्स के बराबर है, थोड़ा लोअर ही है कंपेयर टू दैट 3 years ago। तो मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ी वैल्यूएशन कंफर्ट है जहां पे ग्रोथ दिख रही है हमें। मेरी जैसे भी आप बैंकिंग के बारे में कह रहे थे ना, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली इसी से थोड़ा कनेक्टेड है, बट मैं थोड़ा इसको दूसरे तरीके से फ्रेज करके आपके सामने रख रहा हूँ। छोटे सरकारी बैंक और रेलवेज दोनों का रिटर्न इतना शानदार था कि इसको सभी इन्वेस्टर को सरप्राइज किया। ऐसा नहीं था कि इसके बारे में पता नहीं लग रहा था, लोगों को आइडिया नहीं था कि चल नहीं सकते, चले हैं, लेकिन इतना अच्छे से चलेंगे, इतना बेहतर तरीके से चलेंगे, ये बड़ा गैस कर पाना मुश्किल था। मैं आपसे सिर्फ ऐसा ही कोई एक सेगमेंट पता करना चाहता हूँ जो आपको लग रहा है कि बहुत अंडर वैल्यूड है, अंडर ओन्ड है, हो सकता है गवर्नमेंट रेगुलेटेड भी हो, अगले साल में उसमें स्पार्क आ जाए। वो कोई भी हो सकता है, वो फर्टिलाइजर भी हो सकता है, वो हो सकता है कुछ डिसइन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां भी हों। ऐसा कुछ आपके माइंड में या आपकी स्टडी में दिख रहा है सर कुछ? देखिए हमारा बायस ग्रोथ की तरफ ज्यादा रहता है। वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम जस्ट बिकॉज द स्टॉक इज चीप हम नहीं लेते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो वैल्यू पॉकेट्स दिख रहे हैं हमें, वो अभी भी काफी सारे पीएसयूज में दिख रहे हैं। खास करके फॉर एग्जांपल हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ले लें, उनके वैल्यूएशंस काफी लो है, बिकॉज प्राइसिंग ऑयल जब ऊपर जाता है तो प्राइसिंग पावर की क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये एक पॉकेट है जहां पे अभी भी स्टॉक्स इतना नहीं चले हैं। हम तो अभी भी अंडरवेट ही है, बट एक ये पॉकेट जो है एक अपसाइड सरप्राइज दे सकता है। बट ओवरऑल अगर हम थीमेटिक देखें तो एक दो जो सेगमेंट्स हैं, खास करके जो कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन वाले जो सेगमेंट्स हैं और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वाले सेगमेंट्स हैं, वो अभी मेरे ख्याल से 1 साल से ही लाइमलाइट में आए हैं। और जिस तरह से पोटेंशियल है, जिस तरह से साइज ऑफ द पाई पॉसिबल है नेक्स्ट 5-7 साल में, अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स और ये मैन्युफैक्चरिंग लोकल, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लोकली का ट्रेंड चला, तो मेरे ख्याल से ये एक सिक्युलर ग्रोथ स्टोरी हो सकती है, जहां पे इन स्पाइट ऑफ द करंट वैल्यूएशंस एक आपको कंपाउंडिंग की तरह ग्रोथ दिख सकती है। सबसे ऑफ कोर्स एक प्री कंडीशन ये है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हैज टू कम बैक, जो अभी तक नहीं दिख रहा है। बट होप यही है कि जब इंडिया जो चाइना की ऑल्टरनेट की तरह दिख रहे हैं लोग, चाइना +1 या यूरोप +1 वाला जो बेनिफिट इंडिया को आ रहा है, वो धीरे धीरे करके मोमेंटम पकड़ रहा है। और अगर ये मोमेंटम नेक्स्ट ईयर जारी रहेगा तो मेरे ख्याल से 3 से 5 साल की स्टोरी बन सकती है ये इन्वेस्टमेंट्स लिंक्ड कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस वगैरह सेगमेंट में। मिहिर, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। इस पूरे साल 2022 में आपने में कई बार आके अपनी राय दी, क्लैरिटी दी, स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी दी। अब 2023 में आपसे होगी मुलाकात। शुक्रिया आज समय देने के लिए।